बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और द हिस्टोरी शाह में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाजी और उसकी खिलाफत के हवाले से बात करेंगे। ये लोग बड़े तगड़े लोग थे, बड़े पक्के मुसलमान थे और इन लोगों ने 650 साल तक अपने उसूलों के ऊपर हुक्मरानी की है और इसी तरह खिलाफत चलाई है और इसी तरह ही मुसलमानों का झंडा और इस्लाम का झंडा बुलंद रखा है और इन लोगों ने दुनिया से हार नहीं मानी। इन लोगों ने बड़ी सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारे इलाके फतह किए हैं और इसी तरह इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया है और इसके बाद फिर जवाल आता है और ये जवाल लंबा होता चला गया और अब 100 साल के बाद वो मुआहदा खत्म होने जा रहा है, जिस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान कहते हैं। ये मुआहदा क्या था? जब उस्मानिया खिलाफत का खात्मा होता है, मजबूर करता है तुर्की को कि तुम लोग अपनी बाउंड्री में बंद हो जाओ और इसी तरह 5 शराइत रखता है और वो 5 शराइत आज भी फ्रांस के अंदर जाके मौजूद है। वहाँ पर उन्होंने एक फ्रेम बना के उसमें वो 5 मुआहदे लिखे हुए फ्रेंच जुबान में और इसी तरह वो उनके पास संभाल पड़ा हुआ है। उस मुआहदे के अंदर अहम चीजें जो है वो 5 है और ये मैं आपके सामने अभी रखा हूँ। नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी जाएगी और उनके असासों को जब्त कर दिया गया और जब इनके असास जब्त कर दिए गए तो 3 बर्र-ए-आज़मों के अंदर बेशुमार दौलत, बहुत सारी जायदाद थी जो सारी बरतानी और इनके इत्तेहादियों के पास चली गई और इसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दी गई और उसमें से इस्लाम को खत्म कर दिया गया और इसी तरह खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी भी लगी कि आप पेट्रोल नहीं निकाल सकते और इसी तरह मादनियात नहीं निकाल सकते अपने मुल्क में से भी और बाहर के मुल्क से भी और इसी तरह आप ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते चाहे पेट्रोल नीचे मौजूद भी हो और आप लोग पेट्रोल सिर्फ खरीद सकते। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी जो उनके साथ हुई और इस तरह बास्फोरस साहिल समंदर है, उनके पास बड़ी जबरदस्त बंदरगाह है और उसको बैनुल-अक़वामी करार दे दिया गया। जो मर्जी यहाँ से जाए, कारोबार करे, आप उनसे टैक्स नहीं ले सकते और ये भी बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की के ऊपर लगी। और याद रखें, नहर स्वीज जो है वो दुनिया भर के लिए रीढ़ की हड्डी है तिजारत के लिए और इसी तरह बास्फोरस जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर बहुत बड़ी तिजारती बंदरगाह है और आने वाले वक्त में जब ये मुआहदा खत्म होगा तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी। वो किस तरह, वो मैं आपको बताऊंगा और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर आ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये मुआहदा 100 साल के लिए था कि 100 साल तक तुर्की इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो और आप वहाँ पे तुर्कों को उम्र या हज पे आता हुआ देखें तो आप गौर करेंगे कि उमूमन उनके हाथ में एक नक्शा होता है और ये उमूमन अक्सर तुर्कों के पास होता है क्योंकि उन्होंने अरसे दराज तक हिजाज मुक़द्दस में अपनी खिदमत सर अंजाम दिए हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उन्होंने अपने खिदमत दिए हैं और तुर्कों को इतना ज्यादा लगाव और उन्स है उस जगह से कि वहाँ जब भी कोई सऊदी अरब वहाँ नक्शे में तब्दीली करता है तो मुआहदे के मुताबिक वो एक एक पत्थर और एक एक ईंट तो वो उठाकर वो ले जाते हैं अपने मुल्क में। वहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉप कॉपी म्यूजियम है जो इस्तांबुल के अंदर है। अगर आपको कभी मौका मिले तो जाकर वहाँ पर देखें कि वो कितना बड़ा म्यूजियम है। आप एक दिन के अंदर उसको नहीं देख पा सकते, इतना बड़ा म्यूजियम उन्होंने बनाया हुआ है। तो उस म्यूजियम में वो उन लोगों ने वो तमाम चीजें जो तब्दीलियां हुई हैं वहाँ पर पहुँचाई हैं तो उनके लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि अल्लाह ताला ने 650 साल तक उन्हीं को ये मेजबानी और खिदमत दिए थे जो उनसे खिलाफत के बाद छीन लिए गए। वहाँ जब तुर्क जाते हैं तो उनको पता होता है, उनके पास नक्शे होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस सहाबी का कब्र कहाँ पर मौजूद है। वो नक्शे के ऊपर कंपास रखते हैं और कदम गिनकर चलते हैं और वहाँ खड़े होकर जाते हैं, कदम गिनकर हर एक सहाबी की कब्र पर दुआ करते हैं। बाज़ औक़ात अरबी जो शुरते हैं या पुलिस वाले हैं उनको पकड़ते भी हैं, रोकते और नक्शा भी छीनते हैं, लेकिन तुर्क जो है वो खास किस्म का लिबास पहनकर इकट्ठा घूमते हैं और वो सारे एक तरह के जूते पहनते हैं, एक तरह के लिबास पहनी हुई होती है उन्होंने और बड़े इत्तेफाक के साथ वो लोग जाते हैं और बड़ी अकीदत के साथ वो लोग जाते हैं और वहाँ पर वो लोग जाकर खाना काबा के खिलाफ पकड़कर रोते हैं और सवाल करते हैं कि या अल्लाह अपनी नाराजगी दूर कर दे, हमसे राजी हो जा और हमें वापस जो मेजबानी का शर्फ आपने हमको दिया था वो वापस हमें दे दे। और तुर्कों ने 100 साल तक रो रो कर ये दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराजगी खत्म कीजिए और अपनी नबी के सदक़े में हमें वो मेजबानी वापस दे दीजिए। ये इन तुर्कों की खास ख्वाहिश है और ये जिम्मेदारी अभी आले सऊद के पास है जो सऊदी अरब के बादशाह और जो वहाँ के हुक्मरान है। लेकिन तुर्क ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी और हमें इस बात का शदीद अफसोस और दुख है। अब दोनों पाकिस्तान के बरादर मुल्क है लेकिन हम जो जिम्मेदारी आले सऊद के पास है उनका भी एहतराम करते हैं और जो उनका अकीदत है तुर्कों का उसका भी हमें एहतराम करते हैं। लेकिन इन दोनों में से अहल कौन है इस मेजबानी का वो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अब 100 साल खत्म होने वाले हैं, तुर्की करेगा क्या? तुर्की सबसे पहले जो उसका प्लान है वो ड्रिलिंग शुरू करेगा तेल के लिए। बहुत सारी जगहों में तुर्की में तेल मौजूद
موجود है वो फौरी तौर पर तेल निकालेगा, अपनी जरूरत के मुताबिक अपने मुल्क के लिए और बेचने के लिए भी शायद और खुद कफील होने का कोशिश करेगा। दूसरा, वो बास्फोरस के समंदर पर टैक्स लगाएगा और टैक्स लेने का कोशिश करेगा जो जहाज वहाँ से गुजरते हैं तिजारती हवाले से, और उनसे कहेंगे कि ये 100 साल अभी मुआहदा मुकम्मल हो गया है और अब हम तुमसे टैक्स लेंगे इस रास्ते से गुजरने का, और टैक्स दिए बगैर हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और इसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल रखा गया है। ये कैनाल जो है मुस्तकबिल के अंदर, और ये नहर जो है मुस्तकबिल के अंदर नहर स्वीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहर बन जाएगी और दुनिया भर के जहाज यहाँ से गुजर। तुर्की टैक्स वसूल करेगा, टोल वसूल करेगा और इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये तो है तुर्की की इकोनॉमी की सिचुएशन आने वाले वक्त में। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि तैयब उर्दगान ने एक काम शुरू किया हुआ है और इनका एक शिप भी गया हुआ था, आपको याद होगा, अद्वियात और मदद का सामान लेके गजा तक, और इसमें पाकिस्तानी सहाफी भी गए जिस पर इसराइल ने हमला भी किया। तो गजा तक इन्होंने बहुत दफा कोशिश की और ये हमेशा तुर्कों की कोशिश है कि तैयब उर्दगान की कि वो तैयब उर्दगान की क़ियादत में कि फ़लस्तीन का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़े। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म या ज्यादती होती है तो तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है, कश्मीर के लिए सबसे पहले आवाज उठाते हैं, और जहाँ पर भी जुल्म ज्यादती हो रही हो मुसलमान के साथ वहाँ पर आवाज पहले उठाता है। और जो कुछ बर्मा में हुआ या म्यांमार में तो उसके खिलाफ भी तैयब उर्दगान ने ही आवाज उठाई। तुर्कों को इन बातों से क्या लेना देना है, लेकिन इसका एक खास मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान लेके चल रहा है और वो माशी लिहाज से वो अपने आप को मजबूत कर रहा है, और इसी तरह चीन के साथ अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत कर लिए हैं। और मुस्लिम दुनिया में सिर्फ एक ही एटमी ताकत है, वो है पाकिस्तान, और इसके साथ उसने गहरी दोस्ती बना ली है। अक्सर लोग उनके यहाँ पर विजिट करते हैं, तुर्क सदर भी आए थे। तो ये सारी सूरत हाल वो लोग समझ रहे हैं और प्लान करके चल रहे हैं कि हमें किस किस की जरूरत मुस्तकबिल में पड़ सकती है। और तुर्कों की एक ख्वाहिश है कि खाना काबा और मस्जिद नबी की जिम्मेदारी उनको वापस मिले। क्या ये जिम्मेदारी उनको वापस मिलेगी? सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो मुस्तकबिल में ये मामला चले जाएगा वोटिंग के ऊपर, और वोटिंग में ईरान का वोट सबसे अहम है, पाकिस्तान का वोट सबसे अहम है, और भारत बहुत अहम हो जाएगा इसमें क्योंकि मुसलमान वहाँ पर बहुत ज्यादा बसते हैं, और सेंट्रल एशिया ममालिक वहाँ पर भी मुसलमान बहुत ज्यादा है। और मैं वोट की बात इस तरह कर रहा हूँ, ये कोई बैलेटिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये चीजें तय तो होनी है कभी ना कभी, और ये चीजें सारी उस तरफ बढ़ रही है। आज तक सऊदी अरब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी या वो अपने आप को महफूज समझ रहा था, और ये बात हम कर रहे हैं आले सऊद। आले सऊद इसी तरह अमेरिका को दोस्त इसलिए बनाता है कि वो अपनी हिफाजत चाहता है, और इस तरह उनकी दोस्ती बहुत ही मजबूत है, और जितने भी तेल के कुएं हैं उनसे तेल अमेरिकन कंपनियां ही निकलवा रही है। ये दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार ही करते हैं और इनकी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी तरह सऊदी अरब को अमेरिका प्रोटेक्शन देता है और अपने इत्तेहादियों के जरिए से भी उनको प्रोटेक्शन देता है। अब ये तो है सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात, और इसी तरह सऊदी अरब ने बहुत सारे ममालिक को पेट्रोल दिया है, बहुत सारे ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। इस तरह पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बहुत सारे ममालिक के लोग वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो इसलिए उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ही मजबूत है सऊदी अरब। और इसके मुकाबले में तुर्की की इकोनॉमी इतनी बड़ी और इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में बहुत बड़ी होने जा रही है तुर्की की इकोनॉमी। और 2023 के बाद जब मुआहदा लौज़ान खत्म हो जाएगा तुर्की का, तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा उनकी इकोनॉमी इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगी। अब मामला यह है कि तुर्की ने भी अपने हरीफ पैदा करना शुरू कर दिए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इसी तरह मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक, और इसी तरह सेंट्रल एशियन ममालिक भी, और इसी तरह रशिया के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत किए हैं। और इसी तरह अब उनकी नई सफ़बंदियाँ हो रही है, और जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं वो सबके सामने है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने एक कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा, रोक दिया था, और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और मलेशिया जा नहीं पाया, और इस तरह हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका की कमज़ोरी वाक़या हो रही है, और इस बात पर सऊदी अरब को बहुत ही तशवीश है। और इस तरह अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो भी उसी तरह मजबूत नहीं रहे, और उसका रीज़न ये है कि अमेरिका का सऊदी अरब से जितने भी ताल्लुकात हैं वो सारे के सारे तेल की वजह से, क्योंकि तेल उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। और अमेरिका जो है वो मफाद परस्त है, मफाद के लिए ताल्लुकात कायम करता है हर किसी से, और इस तरह तेल की बैनुल अक़वामी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। और
इस सूरत में अमेरिका को मजीद बोझ उठाने की जरूरत अभी नहीं रही और कोरोना वायरस के बाद अमेरिका को बहुत बड़ा दचका लगा है और अमेरिका को संभलने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी दरकार होगा और मैन पावर भी दरकार होगी। बहुत सारी मेहनत करनी होगी अमेरिका और अपनी मकाम पे आते आते उनको बहुत टाइम अभी लगेगा। चाइना ने इस तरह अपने आप को संभाल लिया है, वो तगड़े हरीफ की तरह अब अमेरिका के सामने खड़ा है और चाइना के साथ तुर्की के बहुत बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जबरदस्त ताल्लुकात हैं और इस तरह सऊदी अरब ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और जो अगला प्लेयर होगा वो चाइना ही होगा और यूनाइटेड स्टेट के पास कुछ न कुछ शेयर तो रहेगा, लेकिन आने वाले सालों में जब तक ये मामला तय होते रहे होंगे तो चाइना ही मेन प्लेयर रहेगा और अमेरिका का कोई फ्यूचर, कोई रोल नजर नहीं आ रहा फ्यूचर, क्योंकि वो अभी बहुत सारी चीजों में चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा, टेक्नोलॉजी में नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट में नहीं कर पा रहा और इस तरह डॉलर की सिचुएशन जो है वो भी जो माजी में थी वो अब नहीं रही। अमेरिका खुद सोच में पड़ा हुआ है कि वो किस तरफ अभी जाएगा। सऊदी अरब के पास उनका तेल का रिश्ता था वो आहिस्ता आहिस्ता से कमजोर होता जा रहा है और ज्यादा कमजोर इसलिए हो जाएगा कि आने वाले वक्तों में तेल की वो कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाला दौर इलेक्ट्रिकल है, सारी गाड़ी इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, इसी तरह सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिकल में तब्दील हो जाएंगी। अभी चाइना इलेक्ट्रिशियन में जो है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां और इलेक्ट्रिकल में जितनी भी चीजें हैं वो दरियाफ्त कर रहा है, ईजाद कर रहा है, उसी की वजह से तेल की और डीजल की बर्बादी हो। तो एक वक्त आएगा जब तेल और डीजल के निकालने की कीमत ज्यादा होगी, तेल की कीमत बहुत कम हो जाएगी और डीजल की, और जिन ममालिक का इन्हिसार तेल के ऊपर है, डीजल के ऊपर है, वो मुल्क बहुत कमजोर हो जाएंगे और जिनका इन्हिसार टूरिज्म पर है, तिजारत पर है, इस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर जितने भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं तो उनकी वो रेट्स बढ़ जाएंगी और तेल और डीजल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होती जाए। इस मामले में तुर्की जो है वो सऊदी अरब से बहुत आगे है। अभी तक तो ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्तों में लग रहा है कि फ्यूचर में ये सिचुएशन बन सकती है और इसका वाज़ेह इशारा जो है वो पाकिस्तान भर के बल्कि पूरी दुनिया में टेलीविजन पर चलने वाला ड्रामा अर्तुग़रुल है, ये उनकी तरफ से एक इशारा है और इस ड्रामे में भी यही इशारा है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पे ख़त्म हो गए। तो हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए जो हमारा पुरखों का रास्ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि क़यामत से पहले खिलाफत कायम हो। तो अब तक के लिए इतना, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।